आप सभी को नमस्कार। कुंवर नारायण जी पर चल रहे एकाग्र की इस पांचवी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग इस वर्ष आयोजित हो रहे एकाग्र में कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रचनाओं का पाठ भी वरिष्ठ नाट्य कर्मियों की ओर से, रंग कर्मियों की ओर से, अभिनेताओं की ओर से, लेखकों की ओर से हो सके। इसी कड़ी में आज हमारे साथ अमिताभ श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे, जो कुंवर नारायण जी की एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी का पाठ करेंगे। वे उनकी इस कहानी का पाठ करें, इसके पूर्व क्यों नहीं उनका एक संक्षिप्त परिचय हम इस अवसर पर देते चलें। मित्रों, अमिताभ जी आज जिस कहानी को पढ़ेंगे वह कहानी कुंवर नारायण जी के कहानी संग्रह आकारों के आसपास में संकलित है। वह कहानी अफसर नाम से है। जिस मितव्ययिता के लिए कुंवर नारायण अपनी कविताओं में जाने जाते हैं, वैसे ही मितव्ययिता और प्रभावोत्पादकता के लिए अपनी कहानियों में भी जाने जाते हैं। तो आज हम एक एक बेहद गंभीर और बेहद परिपक्व रंगकर्मी से उनकी कहानी अफसर सुनेंगे। अमिताभ श्रीवास्तव जी को सभी लोग जान रहे हैं, मगर फिर भी एक बार रवायत के अनुसार मैं उनका परिचय यहां पर दे रहा हूं। साथियों, अमिताभ श्रीवास्तव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय में विशेषज्ञता के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं। यह वर्ष 1979 1979 की बात है। इसके बाद वे दिल्ली थिएटर से जुड़े रहते हैं और अलकाजी, बाबा कारंत, फ्रिट्ज, बेनेविट्स, बैरी जॉन, प्रसन्ना, रंजीत कपूर, देवेंद्र राज अंकुर, एम के रैना, अमाल अल्लाना जैसे प्रमुख थिएटर निर्देशकों के साथ काम करते रहे। कई कई नाटकों में अभिनय करते रहे। पिछले 40 वर्षों में 4 दशकों से अधिक समयावधि में उन्होंने मोटे तौर पे कहें तो 75 से अधिक नाटकों में अभिनय किया। साथ ही कुछ जो हमारे जो एक चर्चित टीवी धारावाहिक हैं, उनके साथ भी उनका जुड़ाव रहा। गोविंद निहलानी, बासु जी, कमल हसन, देव बेनेगल, प्रियदर्शन और अभिषेक कपूर जैसे निर्देशकों के साथ कुछ फीचर फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। नाट्य लेखन और पटकथा लेखन में अमिताभ जी की खास रुचि है। इसके अतिरिक्त नाटक के कुछ प्रमुख वर्ल्ड क्लासिक्स का अनुवाद और रूपांतरण भी वे करते रहे हैं। उन्होंने टीवी के लिए कुछ मूल रूप से पटकथाएं लिखी और अभय या व्हाइट रेनबो जैसे फीचर फिल्मों के लिए संवाद भी लिखे और अभिनय के फील्ड में
उनके योगदान के लिए वर्ष 2011 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित है। ऐसे में एक बेहद खास रंगकर्मी कुंवर नारायण जी जैसे एक वरिष्ठ, गंभीर और अपने तई एक अद्वितीय लेखक की कृतियों के बारे में क्या राय रखता है, इस पर चर्चा होगी। पहले तो वे कहानी का पाठ करेंगे और फिर इस कहानी पर भी अपनी ओर से कुछ टिप्पणी करेंगे। तो आइए मित्रों, हम सीधे अमिताभ श्रीवास्तव जी से जुड़ते हैं। और अमिताभ श्रीवास्तव जी को स्क्रीन पर लाते हैं। बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत अमिताभ जी। नमस्कार अर्पण जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, और आपने मुझे ये मौका दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पर कुंवर नारायण जी जैसे जो कवि और लेखक रहे हैं उनकी एक रचना का पाठ करने का मौका मिल रहा है। तो जैसा आपने कहा, मेरे ख्याल से बगैर ज्यादा समय बिताए मैं कहानी का पाठ पहले शुरू कर देता हूं, अगर आप आज्ञा दे तो। जी, स्वागत। शुरू करूं? स्वागत। तो ये जैसा बताया अर्पण कुमार जी ने, अवसर कहानी का शीर्षक है। दफ्तर के बाहर इंतजार करते करते शाम हो गई। इसी बीच बहुत कुछ हुआ जिसकी कोई फाइल नहीं बनी। मुझे अफसर से जो कुछ कहना था वो समय पर आश्रित नहीं था, ना अफसर के सुनने ही पर। मुझे जो कहना था उसकी कोई जल्दी नहीं थी। वो बात ऐसी थी जिसका ताल्लुक आदमियत से था। यद्यपि मैं उस तरह की बात कहने के इरादे से नहीं गया था। उसे कहीं भी किसी भी वक्त कहा जा सकता था, और इसका कोई डर नहीं था कि उस बात को कहने का ढंग या फैशन बदल जाएगा। मेरे पास अनंत समय होगा, और जो कहूंगा वो बड़े से बड़े आदमी द्वारा कही गई बात हो सकती थी, और छोटे से छोटे आदमी के लिए अर्थ रखेगी। वरना अफसर से बेकार बात करने से फायदा। आखिर मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। बेकार बैठे बैठे मुझसे हर चीज ने बेकार बहस शुरू कर दी। सामने की दीवार पर टंगा कैलेंडर सबसे पहले बोला कि आज 10 तारीख है, मार्च का महीना। मैंने पूछा नहीं था, मुझे मालूम था, मगर वो बार बार इसी फिजूल सूचना को दोहराता रहा। मैंने ऊब कर दूसरी ओर में मुंह फेर लिया। उसी वक्त हवा कमरे में घुसी और मेरे सामने एक अखबार फैला गई, पुराना अखबार। मैंने कुढ़ कर छत की ओर देखना शुरू कर दिया। हवा शायद दूसरे दरवाजे से निकल गई थी। उस कमरे में फूल नहीं थे, पर्दे थे जिन पर फूल बने थे, जिन्हें लेकर पर्दे आपस में खिलवाड़ कर रहे थे। मैंने उस खेल में दिलचस्पी लेना चाहा, लेकिन मुझे वो खेल बिल्कुल नहीं मालूम था। मैंने घड़ी की ओर निगाह डाली और घड़ी ने इशारे से मुझे वक्त बता दिया। इस बात की माफी भी मांगी कि इससे ज्यादा मेरे लिए और कुछ करने में वो असमर्थ है। मैंने बुरा नहीं माना, केवल उस वक्त पर विचार करने लगा जो घड़ी के हिसाब से इंतजार में गुजर गया था। मुझे यह सोचकर संतोष हुआ कि उसी वक्त में और बहुत सी ऐसी चीजें भी हो रही थी जिनसे मैं उस समय बचा हुआ था, जैसे जन्म, मृत्यु, पीड़ा, पागलपन वगैरह। एक तरह से मैं खुशकिस्मत था कि इन सब से सुरक्षित किसी शक्तिशाली अफसर से मिलने जैसी भोली चीज का इंतजार भर कर रहा था।
वरना उस वक्त में तमाम ऐसी चीजें हो सकती थी कि मैं दोनों हाथ जोड़कर हृदय से मनाता कि हे भगवान, इससे कहीं अच्छा होता यदि तू मुझे किसी खतरनाक खौफनाक अफसर के दफ्तर में सुबह से शाम तक इंतजार करवाता। एक चपरासी कमरे में प्रकट हुआ। आप ही श्री फलाने फलाने हैं? जी, चलूं? नहीं, रुकिए। और चपरासी अंतर्ध्यान हो गया। मेरे ठीक सामने आसमान दिखाई दे रहा था, क्योंकि खिड़की थी जिसमें से देखा जा सकता था। अगर उस ओर भी दीवार होती, अगर मेरे चारों ओर दीवारें होती, तो मैं निश्चित रूप से न कह पाता कि बाहर आसमान है या नहीं। लेकिन मुझे भगवान पर पूरा भरोसा करना चाहिए कि अंदर अफसर है, और अफसर पर पूरा भरोसा करना चाहिए कि मुझे कभी ना कभी उसके दर्शन अवश्य होंगे। मैंने आसमान से कुछ नहीं कहा। सोचा उससे बाद में बातें होंगी, अभी नहीं, अभी इसका वक्त नहीं है। ये दफ्तर का वक्त है, और आसमान जैसी निरर्थक चीज की बात भी सोचना पागलपन कहा जाएगा। लेकिन मैं इतना गंभीर अवश्य हो गया था कि पेपर वेट को उठाकर एक मैगजीन के उड़ते हुए पन्नों पर रख दिया। पन्ने जोर जबरदस्ती करते फड़फड़ाते रहे, और मैं बादशाह की तरह इत्मीनान से दोनों हाथ छाती पर बटे उन्हें देखता रहा। बेवकूफ कहीं के। मुझे एकाएक शेक्सपियर की कुछ पंक्तियां याद आई, शायद इस प्रकार हैं। आई एम टाइड टू अ स्टेक, आई कैन नॉट फ्लाई, बट बेयर लाइक आई मस्ट फाइट द कोर्स। बेचारे कागज के बच्चे पन्ने, जो सब कुछ करते हुए भी बेबस है, समझते हुए भी नासमझ हैं। मुझे लगा कि आदमी का मुकद्दर एक पुरानी सरकारी फाइल है। आदमी उससे बंधा है, वो भाग नहीं सकता, केवल जानवर की तरह छटपटा सकता है या खामोशी से मर सकता है। घंटी बजी, जैसे किसी ने बिना वजह डांटा। घंटी की आवाज मेरी पत्नी की आवाज से कुछ कुछ मिलती जुलती है। पत्नी की आवाज भी मधुर हो सकती थी अगर उसमें इतनी फुफकार ना होती। मेरे ख्याल से अब मैं बुलाया जाने वाला हूं। हुजूर चपरासी निकले, हम लोगों पर निगाह डाली जैसे गाय भैंसों की को गिन रहे हो, और फिर अंदर लौट गए। मैंने अंदाजा लगाया कि अफसर कितना व्यस्त होगा जब चपरासी। अब की चपरासी आया तो मेरे आत्मसम्मान ने आत्मसमर्पण कर दिया। गिड़गिड़ा कर शायद कुछ ऐसा कह डाला होगा, मेरी राहों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं, मेरा हासिल मेरी तकदीर बता दे मुझको, अब की आपकी बारी है। और सचमुच मैं अफसर के कमरे में, सचमुच मैं वहां था। लेकिन कमरे से आसमान नहीं दिखता था। मुझे इसका हार्दिक दुख था। दरअसल वहां कोई ऐसी चीज नहीं दिखती थी जो अफसर से जरा भी बड़ी हो। लेकिन क्या वही आदमी अफसर था? असंभव। ये मामूली सा आदमी जो मेरे सामने बैठा है अफसर हो ही नहीं सकता। अरे ये आदमी जो बाहर से अफसरी का इतना बड़ा कवच पहने है, अंदर से एक डरा हुआ बच्चा लगा जो अपने बाप की ताकत पर अकड़ रहा हो। उसमें आत्मविश्वास नहीं, केवल आत्मवंचना है। एक बेवकूफ आदमी जो होशियारी का ढोंग कर रहा है। खैर होगा, मुझसे क्या मतलब। मेरे लिए तो अफसर आदमी से क्या लेना देना। ये तो मेरी नादानी थी कि मैं अफसर की जगह अफसर रूपी आदमी से उलझ गया था जो उस वक्त वहां नहीं था।
और वहां सिर्फ पौन घंटे के लिए बीच में हाजिर होता है जब घर से खाना आता है। ये दफ्तर था, किसी का घर तो था नहीं। वहां आदमी से पहले डिसिप्लिन जरूरी था। मैंने उनकी कुर्सी को नमस्कार किया, शायद क्योंकि कोई उत्तर नहीं आया। अफसर कुछ लिखने में व्यस्त था और यह बात स्पष्ट थी कि उसका ध्यान किसी फिजूल चीज की ओर नहीं है। डरते डरते आहिस्ता से एक गरीब कुर्सी पर बैठ गया, किसी फिजूल चीज की तरह। कुर्सी ने डंक नहीं मारा, केवल गुर्रा कर रह गई। मुझे आश्चर्य हुआ और कुछ इत्मीनान भी। अफसर ने सिर उठाया, मैंने हाथ। नमस्ते। अफसर ने सिर हिलाया, मैं कृतकृत्य हुआ। कहिए। जी, बात यह है, इतने में टेलीफोन की घंटी बजी और करीब 10 मिनट के लिए फिर अफसर से मेरा हर नाता टूट गया। अफसर की बातचीत के ढंग से लग रहा था कि वो जरूर कहीं दूर किसी बहुत ताकतवर चीज से बात कर रहा है और मेरा वहां होना ऐसे ही था जैसे दुनिया की बहुत सी चीजों का वहां ना होना। बहरहाल वो टेलीफोन वाली ताकत उपस्थित ना होते हुए भी कुछ इस तरह वातावरण में व्याप गई थी कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि उस कमरे में अफसर से बड़ी भी कोई चीज है, चाहे वो ईश्वर की तरह अदृश्य क्यों ना हो। उसी वक्त ये भी ख्याल आया कि अगर जरा कोशिश करूं तो सामने वाली खिड़की से आसमान का एक हिस्सा दिखाई पड़ सकता है। मेरी इच्छा हुई कि एक बार दिल खोलकर जोर से हंसूं, लेकिन वातावरण ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस डर से कि कहीं अफसर बुरा ना मान जाए, मैं चुपचाप उस अलमारी की ओर आदर से देखता रहा जिसमें निसंदेह फाइलें बंद थी और जिन पर अफसर का एकाधिपत्य था। टेलीफोन रखकर अफसर किसी गहरे विचार में डूब गया। मेरा मन उसके लिए आदर से भर गया, क्योंकि मैंने सुना है कि दार्शनिक भी इसी प्रकार विचारों में डूबे रहते हैं, बिना आसपास की चिंता किए। लेकिन ये मौन मुद्रा कदाचित भारतीय अधिक है। अरे, प्राचीन यूनानी दार्शनिक तो बड़े बातूनी थे। सुकरात, अफलातून, अरस्तु सब घंटों जिज्ञासु शिष्यों से बातचीत किया करते थे, लेकिन अफसर चुप था और उसे कतई मेरी जिज्ञासा में दिलचस्पी नहीं थी। लोग भगवान को भी खुश कर लेते हैं, यहां तक कि भगवान आदमी के दैनिक जीवन में रुचि लेने लगते हैं। काश वहां आने से पहले मैं अफसर ही को खुश करना सीख कर आया होता। लेकिन अब क्या हो सकता था। मैंने तो भगवान को खुश करना भी ठीक से नहीं समझा। सच पूछा जाए तो खुश करना एक कला है जिसके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। भगवान या आदमी तो एक बहाना है। एकाएक अफसर को ध्यान आया कि मैं वहां बैठा हूं। भरसक शिष्टता से बोला, आपको जो काम हो जल्दी से कहिए, मुझे एक आवश्यक काम से भी बाहर जाना है। केवल 5-7 मिनट ही रुक सकता हूं। आभारी हूं, मैंने धन्य होते हुए कहा। मैंने एक अर्जी दी थी जिस पर विचार हुआ था, उत्तर नहीं मिला था। मैंने दूसरी अर्जी दी जिस पर विचार होने को था, लेकिन अर्जी खो गई। तीसरी अर्जी दी है जिस पर कुछ समय से विचार हो रहा है, उसके बारे में जानना चाहता हूं। 1 मिनट तक सन्नाटा रहा। अफसर ने कोई कल दबाई, चपरासी उपस्थित हुआ। अफसर ने कुछ मंत्र सा पढ़ा, चपरासी गायब हो गया और उसकी जगह फाइल लिए एक क्लर्क प्रकट हुआ। मैं इस महिमा पर दंग था। अफसर और क्लर्क के बीच किसी गुप्त भाषा में बात हुई। हुक्म हुआ, आप जा सकते हैं। आपको 10 दिन के अंदर सूचना पहुंच जाएगी। यही तो आपने पिछली बार भी कहा था। आज 20 दिन हुए, मैंने हारी हुई आवाज में कहा।
अफसर मेरी ओर ध्यान से देख रहा था। न जाने क्यों मुझ पर तरस खाकर वो कुछ सहानुभूति के स्वर में बोला, देखिए जनाब, जहां तक मेरे और आपके बीच की बात है, मैं इतना बता दूं कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपना बेकार समय नष्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे ये लिख कर क्यों नहीं दे देते? मैंने निराश होकर पूछा। क्योंकि कानूनन आपकी मांग जायज है, लेकिन मौजूदा सरकारी नीति की दृष्टि से नहीं। मैं साफ ना नहीं कर सकता, साथ ही हाँ करना ही मुश्किल है। कुछ रुक कर मुस्कुराते हुए अफसर ने अपनी बात पूरी की। मेरे पास गुप्त सरकारी आदेश है कि इस प्रकार की प्रार्थनाएं चतुराई से निपटाई जाएं कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। मुझे लगा कि यहां अफसर ने एक ऐसी अनावश्यक गलती कर डाली थी जिसका नतीजा उसे किसी न किसी रूप में शीघ्र ही भुगतना पड़ेगा। तो आखिर मेरे मामले पर क्या होगा? विचार। अफसर ने दृढ़ता से उत्तर दिया। कब तक? जब तक मामले की बुढ़ापे से मृत्यु ना हो जाए, या मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैंने चढ़कर कहा। मेरे लिए एक ही बात होगी। अफसर ने शायद व्यंग किया, मुझसे ना रहा गया। बात को बच्चों की तरह खींचते हुए कहा, या आपकी? अफसर भी मुझसे खेलने पर तुला बैठा था। इत्मीनान से बोला, अफसर की मृत्यु कभी नहीं होती। मैं हार गया था। अफसर से पार पाना मुश्किल था। बिल्कुल मामूली इंसान की हैसियत से पूछा, इस तरह का व्यवहार अगर एक आदमी दूसरे के साथ करे तो जानते हैं उसे क्या कहा जाएगा? बेईमानी। और अगर सरकार करे तो होशियारी। अफसर की तैयारी पर ईर्ष्या किए बिना मैं न रह सका। क्रोध के लिए वहां कोई गुंजाइश न थी। हम लोग सभ्यता और शिष्टता के जिस आदर्श स्तर पर बात कर रहे थे, वहां गर्म हो जाना मूर्खता और उज्जटपन होता। मैं नमस्कार करके उठने ही वाला था कि मेरे अंदर एक आजाद मुल्क के एक आजाद नागरिक ने आवाज लगाई कि मेरे भी कुछ अधिकार हैं। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो कुछ कह तो सकते ही हो। ठीक। मैंने अपने अधिकार का अंतिम अस्त्र चलाया। ये किसी इज्जतदार देश की वफादार सरकार है या मक्कार झूठों का गिरोह? अफसर ने तुरंत मुस्कुराना बंद कर दिया और अपने को बड़ी कोशिश से संभालते हुए कहा, यह सब अगर आप पार्लियामेंट या असेंबली में कहें तो सुनने लायक खबर होगी। यहां कहेंगे तो मेरा धर्म होगा कि चपरासी से आपको कमरे से बाहर निकलवा दो। अब आप जा सकते हैं। अफसर के चेहरे पर भारी संतोष था। उसने शतरंज में मुझे बुरी तरह पीट लिया था, लेकिन मुझे हारने का शायद उतना गम नहीं था जितना उसके जीतने का। वो जीत जिसके लिए मेरे मन में सिर्फ दया और शर्म थी। रुआसा सा जब मैं कमरे से बाहर निकलने लगा तो न जाने क्या सोचकर अफसर ने कहा, आशा है आप मेरी बात को व्यक्तिगत स्तर पर ना लेंगे। मैं तो केवल एक सरकारी नौकर हूं, मेरे हाथ बंधे हैं। मुझे खेद है कि ये निश्चय आपके हित में नहीं, लेकिन देश के हित में है। सहसा मुझे लगा कि अफसर जीती हुई बाजी जीतते जीतते हार गया था। अफसरी से आदमियत के स्तर पर उतरकर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर डाली थी। अफसरी के साथ विश्वासघात करके उसने अपने को बिल्कुल कमजोर कर लिया था। मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मुझे इसका दुख नहीं,
मुझे इसका दुख नहीं कि आप इस मामले में कुछ कर नहीं सके। दुख इतना ही है कि ये जानते हुए भी कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपने ये दिखाने की कोशिश की कि आप सब कुछ कर सकते हैं। नौकर होकर आपने अफसरों जैसी बातचीत कही। रही देश की हित की बात, तो मुझे भी आप ही की तरह इस महान देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने का सौभाग्य प्राप्त है, और उन चीजों को भली भांति समझता हूं जो देश के हित के नाम पर की जाती हैं, व्यक्ति के हित में नहीं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अब मेरी तरफ से धन्यवाद और नमस्कार इस कहानी के पाठ को सुनने के लिए। जी, शुक्रिया अमिताभ जी। बेहद ही बेहद ही प्रभावी पाठ। और यह कहानी जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के बीच की स्थितियों को और मनुष्य की निरीहता को बेहद शांत, ठंडे मगर धारदार स्वर में उठाती है, वह कमाल की है। एक ऐसी कहानी जो हमेशा ही प्रासंगिक लगती है, जब भी इसे सुने, जब भी इसे पढ़ें। और अंत आते आते जिस तरह से अफसरी बनाम आदमियत के बहाने कई बातें की जाती हैं, और दोनों ही तरफ से संवादों में जो एक चुटीलापन है, दोनों ही ओर से, वह कुंवर जी के कहानीकार की एक खास विशेषता है। और हम सभी जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर केंद्रित ऐसी कई कहानियां हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, डोगरी में, अन्य भाषाओं में उपलब्ध हैं। ऐसे में इन बेहद कम शब्दों में जिस तरह से आसमान का रूपक लिया गया, वह व्यक्ति आसमान की ओर देख रहा है, वह व्यक्ति हंसना चाह रहा है, वह व्यक्ति अफसरी के अभिनय को समझ रहा है और चुप है। तो ये जो आम आदमी का जिस तरह से साधारणीकरण होता है, और जिस तरह से वह सब कुछ समझता हुआ हंसना भी चाह रहा है मगर चुप है, गंभीर है, वे सारी बातें बड़े अच्छे ढंग से यहाँ आती हैं। कहानी का जो एक कहानी में जो एक वातावरण का निर्माण होता है, वह किस तरह से किया गया है। तो मैं इस अवसर पर स्वयं अमिताभ श्रीवास्तव जी से ही कुछ सुनना चाहूंगा कि उन्होंने इस कहानी का चयन क्यों किया और उन्हें यह कहानी कैसी लगती है। जी। आपने तो काफी सही बातें बताई इस कहानी के बारे में, बहुत अच्छा इसका विश्लेषण किया। और मुझे जो इस कहानी ने, यानी कि ये जो इनका संकलन है आकारों के आसपास, इसमें से हम लोगों ने कुछ कहानियों का पहले भी पाठ किया था, आज से करीब 3 साल पहले, मेरे ख्याल से 2019 में, जो कुंवर जी के बेटे हैं अपूर्व नारायण, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, उसमें हम लोगों ने कहानियों का पाठ किया था। तो एक तो पहली खैर बात है जो मैं कहना चाहूंगा कि कुंवर नारायण जी का परिचय जो हमारे लिए रहा है हमेशा से, वो एक कवि रूप का रहा है, उनके कवि रहे हैं वो। जब मालूम चला कि उन्होंने कहानियां लिखी हैं तो ये एक आश्चर्य की बात थी, और जब कहानियां पढ़ी तो अद्भुत कहानी है, जो इंसानी स्वभाव की, हमारे समाज के तमाम जो अलग अलग पक्ष हैं, उनके बारे में जिस तरीके से और जिस संवेदनशीलता के साथ कुंवर जी लिखते हैं, बात करते हैं, जिस तरीके से उसको एनालाइज करते हैं, वो बड़ा दिलचस्प है। उनको पढ़ने में जो एक आनंद आता है। तो इसलिए जब आप अपर्ण जी ने मुझे दोबारा से ये आमंत्रण दिया कि मैं इस
मौके पर फिर से उनकी कहानी पढ़ूं तो मुझे अच्छा लगा, और मैंने दोबारा से उस संकलन में से कहानियां पढ़नी शुरू की। और ये कहा गया था कि जो पहले पढ़ चुके वो नहीं पढ़नी, तो इसलिए वो तो कहानी निकल गई थी। तो मुझे जो इस कहानी, क्योंकि मैं नाटक का आदमी हूँ, थिएटर का आदमी हूँ, तो जिस तरह का ड्रामा है इस कहानी में, जैसे कि अर्पण जी ने कहा कि जिस तरीके से वो वहां के उस दफ्तर के वातावरण को भी जिस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं, उसमें भी एक नाटकीयता है। और जो उसका जो डायलॉग, क्योंकि हमारे नाटक में डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो जो वो अफसर और जो आदमी का जो संवाद है, और जिस तरीके से वो एक दूसरे को दोनों तौल भी रहे हैं, एक दूसरे से ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और कहीं पर वो ब्यूरोक्रेसी के सामने जो है आदमियत कमजोर होती जा रही है, लेकिन आखिर में वो उसको मौका मिलता है अपने को, एक कहते हैं ना वन अपमैनशिप वाली बात। तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इस कहानी में। और यानी कि यहाँ तक चपरासी का भी एक छोटा सा किरदार है, जो कि अक्सर सरकारी दफ्तरों के चपरासी होते हैं, वो अफसर से भी बड़े अफसर होते हैं, और जो उसका सिर्फ एक दो लाइनों से ही जो जाहिर होता है। तो मुझे इसलिए इस कहानी ने बहुत आकृष्ट किया पढ़ने के लिए कि इसमें जो नाटकीयता है, इसमें जो संवादों का जिस तरीके का सिलसिला चलता है, और जिस तरह की एक संवेदनशीलता है इस कहानी में, तो इन वजहों से मैं इसलिए आकर्षित हुआ। मेरा आज का पाठ कैसा था ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि तो आप ही लोग बताएंगे, पर ये मुझे कहना है इस कहानी के विषय में। अर्पण जी। जी। और जो अमिताभ जी कह रहे हैं चपरासी को लेकर, कई बार हम देखते हैं कि अफसरों के जो ड्राइवर हैं वह भी किस तरह से बर्ताव करते हैं, पूरा माहौल वैसा हो जाता है, चाहे वह गार्ड हो, चाहे कोई ड्राइवर हो, चपरासी तो हैं ही, और जो क्लर्क हो, और फिल्मकारों ने, रंगकर्मियों ने कैसे कैसे अपने अपने हिसाब से इस पूरे वातावरण को व्यक्त किया है। और यहां भी हम देखते हैं कि यह बड़ी ही कुशलता के साथ कुंवर जी संभव करते हैं। और कई जगहों पर मनोभाव को जो व्यक्त करती हुई पंक्तियां हैं इस कहानी में, वह भी काफी खास हैं। एक बार पुनः कुछ एक पंक्तियों को हम सुनते हैं। मसलन एक जगह वह बात आती है, मैं कोट कर रहा हूं, मुझे लगा कि आदमी का मुकद्दर एक पुरानी सरकारी फाइल है, आदमी उससे बंधा है, वह भाग नहीं सकता, केवल जानवर की तरह छटपटा सकता है या खामोशी से मर सकता है। ये जिस तरह से कहानीकार और कुंवर जी जैसा एक सशक्त लेखक इस तरह से बात करता है, वह बड़ा सच है। अब अमिताभ जी जब कार्यालयों में कारपोरेट कल्चर और अधिक हावी हो रहा है, क्यूबिकल्स बन रहे हैं, इंसानों को कुछ एक फीट की लंबाई चौड़ाई में बांध दिया गया है, कंप्यूटर सामने रख दिया गया है, और कंप्यूटर जैसा ही बर्ताव मनुष्य के साथ किया जा रहा है। कई बार तो मैं देखता हूं कि अगर एसी चल रहा है, किसी को ठंडक लग रही है, तो उसके पास यह उपाय भी नहीं है कि वह उसको कम कर सके। सेंट्रलाइज्ड है, जगह जगह पर उस तरह से रिमोट की व्यवस्था नहीं है। आप पिसते रहिए, परेशान रहिए। तो ऐसी एक तो छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, ऐसी कई बातें हैं जो आपको लग रहा है कि वह गलत है, लेकिन आपका अधिकारी, आपका बॉस नाराज हो जाएगा, आप चुप रह जाते हैं। तो अफसरी में भी जो काम कर रहे लोग हैं वह भी पीस रहे हैं कई बार, कई जगहों पर, क्योंकि उसका कुछ न कुछ मनोभाव ही ऐसा हो गया है। खास तौर से अगर हम अपने देश की, अपने समाज की साइकी की बात करें तो, और जो बाहर के लोग आते हैं वह जो भुगतते हैं वह तो हमने देखा ही। और इसके बाद जो कुंवर जी कहते हैं कि भाई वह भी एक मामूली व्यक्ति है, मगर
वो जो कुर्सी की ताकत, उसका जो स्वभाव, उसका जो बनावटीपन है, कहीं ना कहीं यह जो आम आदमी है, जो उस अफसरी के परिवेश में कहीं ना कहीं सुराख लगा रहा है, कहीं ना कहीं अपनी दखल दे रहा है, वह इस बात को भी समझ रहा है। यह भी हमारे जैसा ही है, मगर कुर्सी कहिए, व्यवस्था कहिए, जो भी कहिए, वह उस कारण से उस जगह पर वह व्यक्ति जो कमजोर ही है मगर सत्तावान हो जाता है। ऐसी कई स्थितियां यहां पर आई हैं। जैसे यह एक पंक्ति भी बहुत खास है जिसे मैं पढ़े दे रहा हूं, आपने तो पढ़ा ही है। अंदर से यह आदमी जो बाहर से अफसरी का इतना बड़ा कवच पहने है, अंदर से एक डरा हुआ बच्चा लगा जो अपने बाप की ताकत पर अकड़ रहा हो। उसमें आत्मविश्वास नहीं, केवल आत्मवंचना है। यह जो बाप है, यह व्यवस्था है। और कैसे आपको कोई कोई चीज मिल जाती है तो आप फिर कहीं से कहीं अपने आप को समझने लगते हैं। और जो अफसरी का जो एक सोपान है, कहीं ना कहीं उस ओर भी कहानीकार इशारा देता है। और जो बात मैं अभी कह रहा था वह पंक्ति यहां भी है। यह दफ्तर था, किसी का घर तो था नहीं। वहां आदमी से पहले डिसिप्लिन जरूरी है। जो नियम कायदे जो बनाए जाते हैं उसका भी महत्व है, मगर वह कई बार इंसानियत से ऊपर बना दिए जाते हैं, इस तरह से कि व्यक्ति पीसता चला जाता है। तो ये व्यक्ति के पीसते चले जाने की पूरी कहानी है। और जो ऐसे कई मनोभाव आए, खुश करने की बात, चापलूसी की बात, कि खुश करना भी एक कला है। कहीं ना कहीं मुझे हरिशंकर परसाई के व्यंग याद आते रहे इस कहानी को पढ़ते हुए। चुपके से कुंवर जी के भीतर का व्यंगकार यहां उभर कर आता है। वे लिखते हैं, उस पात्र के माध्यम से मैंने तो भगवान को खुश करना भी ठीक से नहीं समझा। सच पूछा जाए तो खुश करना एक कला है जिसके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। भगवान या आदमी तो एक बहाना है। तो यह जो आदमी के भीतर भगवान बन जाने का अभिमान है, वह जो अभिनय कहिए, या वह एक तरह की उसके भीतर की कमजोरी ही है जो इस रूप में बाहर आती है। दरअसल वह भी उतना ही कमजोर है, मगर उस सीट पर, उस माहौल में वह अपने को मजबूत समझने का अभिनय कर रहा है। तो बहुत ही कुशलता से, बेहद कम शब्दों में कुंवर जी ये सारी बातें इस कहानी में रख जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो एक ऐसा विषय है जिस पर कई बेहतरीन रचनाएं हमें पढ़ने को मिलती रही हैं, कहानियों में खास तौर से, तो उसका एक बेहद सशक्त उदाहरण यह कहानी भी है। और चलते चलते मित्रों, नेमी चंद्र जैन जी इस संग्रह की कहानियों को लेकर, जिसमें यह कहानी भी संकलित है, क्या कहते हैं, ये कुछ एक पंक्तियां उद्धृत करता हुआ चलता हूं। वे लिखते हैं, नेमी चंद्र जैन, कोट, कोई अजब नहीं कि इन कहानियों में यथार्थ और फैंटेसी के बीच लगातार आवाजाही है। फैंटेसी के साथ साथ कुंवर नारायण अपनी बात कहने के लिए तीखे व्यंग की बजाय हल्की विडंबना या आयरनी का इस्तेमाल अधिक करते हैं। इसी से उनके यहां फूहड़ अतिरंजना या अति नाटकीयता नहीं है, एक तरह का सुरुचिपूर्ण संवेदनशील निजीपन है। दरअसल ये कहानियां काफी फैले हुए फलक पर अनेक मानवीय नैतिक संबंधों, प्रश्नों और मूल्यों को जांचने, उधेड़ने और परिभाषित करने की कोशिश करती हैं। किसी क्रांतिकारी मुद्रा में नहीं, बल्कि असलियत की बेझिझक निजी पहचान के इरादे से। अनकोट, नेमिचंद्र जैन।
तो बेहद खास संकलन। और बाद में उनका एक और कहानी संग्रह आता है, अरसे बाद बेचैन पत्तों का कोरस। हम सभी परिचित हैं। तो कुंवर जी की कहानियों की दुनिया में प्रवेश करने का यह एक छोटा सा प्रयास हमारी ओर से रहा, और इस प्रयास को अमिताभ श्रीवास्तव जी ने अपनी आवाज देकर, अपनी उपस्थिति देकर बड़ा बना दिया। हम अमिताभ श्रीवास्तव जी के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमिताभ जी, और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या जो आगे देखेंगे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद बहुत बहुत अर्पण जी। और मित्रों का भी, मेरे मित्र युवराज जुड़े हुए थे, उनका भी मैसेज देखा मैंने। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और जानी मानी कथाकार नासरा शर्मा जी और तमाम मित्रगण जुड़े रहे। कल्पना नारायण जी, बंकिम जी, पूजा कुमार जी, भानु प्रकाश रघुवंशी जी, और भी कुछ एक लोग, कुछ एक के नाम संभवतः छूट भी रहे हों। आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। कुंवर जी पर केंद्रित यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में मिलते हैं। शुभ रात्रि।